Good morning, guys. Today we are discuss about the smallest chapter in refrigeration and air conditioning. This chapter name is human comfort. So, in your screen, you see the syllabus part. The syllabus consists of thermal comfort, then the factors affecting the human thermal comfort, human body, and thermodynamic or heat balance equation for the human body, effective temperature, comfort chart, and last one is the factors governing effective temperature. So, from this chapter, remember one question rises in GPSC. Okay, GPSC asks you what is the normal human comfort temperature zone. Okay, so you got the answer when you just complete this chapter. Okay, so let's start. Human comfort means what is the human comfort? Sorry, it is not a human comfort, it is the thermal comfort. So atmospheric and thermal condition is confined space or room are usually controlled in order to ensure the health and comfort of occupant, which is known as comfort condition or the proper functioning of sensitive electronic equipment such as computer or certain manufacturing process is called process air conditioning. मतलब क्या हुआ? तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि थर्मल कंफर्ट वो जोन है जहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेंट अगर बैठा हुआ है तो वो उससे हेल्दी और कंफर्ट दोनों ही एहसास होना चाहिए। और सेकेंडली कि अगर ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो एसी पे ही रन कर रहा हो तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको एक नया वर्ड मिलेगा जो आपको याद रखना है, ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। याद कर लीजिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि it is a condition of mind which express satisfaction with the thermal environment। मतलब माइंड का वो पार्ट या वो एक्सप्रेशन जो सेटिस्फैक्शन दे आपके थर्मल इन्वायरमेंट को, उसे हम थर्मल कंफर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक एग्जांपल ले कि अगर आप एक एसी में बैठे हो जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, देन यू नॉट से दिस इज द थर्मल कंफर्ट जोन। मतलब टेम्परेचर वो होना चाहिए जहाँ पे आपकी बॉडी या आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स है। चलिए, उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन थर्मल कंफर्ट। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा कंफर्ट जोन जो है वो बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर में पहला आता है मेटालिक रेट। तो आपने देखा होगा कि जनरली कुछ लोग जो हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है और पसीना कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है, इसलिए उन्हें कूलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से जो स्लो डाउन पीपल्स हैं उनके साथ क्या होगा, तो वो 24 डिग्री पे ही अपने आप को कंफर्ट जोन में लेंगे। तो यहाँ पर उसने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ chemical energy contained in food into heat and work is called metabolism, and the rate at which the thermal chemical energy is converted into heat and work, it is called metabolism rate। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो वैरी करता है कितने से।
तो 100 watt for a person spend a lot of time sitting down, मतलब फैकल्टी पीपल्स जो मैक्सिमम टाइम जो है वो बैठ के अपना समय बिताते हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो 100 watt का होगा, एंड as high as 2000 watt, that is a person doing hard exercise and work। मतलब वो नहीं जो जिम में बैठे हैं, एक्चुअली ये वो पीपल्स हैं जो रोड के किनारे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जगहों पे काम करते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो 2000 watt का होता है। तो आपको ये याद रखना होगा। चलो दूसरा होता है क्लॉथिंग इंसुलेशन। मतलब एक एग्जांपल कि अगर आप समर के टाइम पे बहुत ही गर्म कपड़े पहन लेते तो आपके पसीने छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि आपका कंफर्ट जोन जो है वो बिगड़ जाता है। इसी तरीके से ठंडियों के टाइम पे आपने बहुत लाइट कपड़े पहने हुए, तो लाइट कपड़ों की वजह से क्या होगा, आपको ठंड लगेगी, अगेन आपका थर्मल मतलब कंफर्ट टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। अब दूसरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है एयर टेम्परेचर, जिसको हम डीबीटी बोलते थे, याद है? तो डीबीटी क्या हुआ कि बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल लीजिए कि दमन का जो टेम्परेचर अभी का नॉर्मल टेम्परेचर समथिंग जो 24 डिग्री होगा, वही अगर शिमला या मनाली की बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 10 से 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसे कुल्लू मनाली का अगर 10 से 15 डिग्री रहेगा, तो एयर टेम्परेचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से बैकग्राउंड रेडिएंट टेम्परेचर, दैट मीन्स वॉल का टेम्परेचर कितना है, स्काई क्लाउडी है या ओपन है, सनलाइट कैसा आ रहा है, वो चीज। थर्ड है एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दमन की ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा, बड़ौदा की या राजस्थान की सबसे कम, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका कैसा है। और लास्ट है विंड स्पीड, कि विंड की स्पीड जो है अल्टीमेटली रोल प्ले करती है। तो आपको ये याद रखना है कि फैक्टर्स जो है जो ह्यूमन कंफर्ट को चेंज करते हैं, वो एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। पर्सनल में मेटाबॉलिज्म और क्लॉथिंग आएगा, और जो दूसरा इन्वायरमेंटल है उसमें एयर टेम्परेचर, बैकग्राउंड रेडिएंट टेम्परेचर, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। चलिए उसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी एंड थर्मल थर्मोडायनेमिक और हीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली हीट बैलेंसिंग के लिए आपको आपकी बॉडी के कौन कौन से हीटिंग एलिमेंट्स है, वो कैसे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपको समझना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सेंटर का बताया है, तो हीट ट्रांसपोर्ट टू लिक्विड सरफेस थ्रू ब्लड एंड रेस्पिरेटरी। मतलब आपका जो हार्ट है, तो वो हार्ट क्या करता है, तो वो ब्लड को, मतलब एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हीट और मास से रिलेटेड है। तो उसने बताया कि हीट को ट्रांसफर कर रहा है पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड रिस्पिरेशन सिस्टम से। मतलब आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया है, जो सेकंड पार्ट है वो है हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड इवापोरेशन। तो आप जो सांस ले रहे हो और पसीना छोड़ रहे हो, ये सांस लेना और जो पसीना है, इसकी वजह से जो हीट लॉस होता है उसे कंसिडर करना। देन रेडिएशन हीट लॉस टू कोल्ड सरफेस। उसके बाद है इवोपरेशन ऑफ बॉडी स्वीट, बॉडी कोर टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो एक एवरेज टेम्परेचर है।
Clothing affect conduction, convection and radiation loss or gain. उसके बाद आया body heat next to skin. ठीक है, तो body heat next to skin carried away by convection current. Similarly, conduction to or from surrounding air, radiation gained from surrounding hot surface, and the skin temperature about 30 to 34 degrees Celsius. And last one is the evaporation of respiration due to low RH environment. मतलब स्टेटमेंट ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिस्टम की बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको गर्मी लगती है और ये गर्मी की वजह से आपको पसीना आता है। तो उसकी वजह से मतलब उस इवेपोरेशन की वजह से जो आपने हीट लॉस की वो कितना है। तो ये है ओवरऑल थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद इसे उन्होंने मैथमेटिकली अरेंज किया है। मैथमेटिकल अरेंजमेंट कैसे, तो रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी हीट प्रोडक्शन एंड ऑल इट्स अदर हीट गेन एंड लॉस। तो हीट जनरेशन, अब कितना हीट जनरेट कर रही है विद इन द बॉडी मतलब इनसाइड द बॉडी, अब वो क्या होगा, तो वो इक्वल होगा टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द स्किन, total heat transfer rate due to respiration and rate at which heat is stored inside the body। कितना जनरेट किया वो क्या होगा, तो कितना आपने स्किन से रिलीज किया, कितना सांस लेते वक्त छोड़ दिया और कितना आपकी बॉडी स्टोर करके रखी है, उन सबके समेशन होगा। So heat generation rate is equal to metabolism heat produced within the body। तो आपको क्या बोला कि हीट जनरेशन कितना होगा, तो आप वो आपकी मेटाबॉलिज्म डिसाइड करेगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो रहा है, तो वो बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म हीट प्रोड्यूस क्यू एंड डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फूड एनर्जी कन्जम्पशन इन द बॉडी। अब फास्टिंग, weak or sick meat will have less metabolism heat production। ठीक है, मतलब अगर आप फास्टिंग करते हो, आप कमजोर हो या आप बीमार हो तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम होगा। इसी तरीके से हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू रेस्पिरेशन क्या होना चाहिए, तो रेस्पिरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो ड्राई हीट लॉस फ्रॉम द respiration plus evaporative heat loss from respiration। मतलब ये एक को सेंसिबल बोल रहे हैं और दूसरे को लेटेंट बोल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, तो जैसे आप सांस ले रहे हो तो वो उसमें जो टेम्परेचर है उसका और जो वेपर्स हैं उनका, ये दोनों का समेशन जो होगा वो हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू रेस्पिरेशन होगा। चलो अब क्या आता है, तो हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू रेस्पिरेशन ये हमने कर लिया। इसी तरीके से हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम स्किन वो फाइंड आउट करना है। तो स्किन के लिए क्या होगा, तो क्यू एस के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू कन्वेक्शन रेडिएशन एंड इवापोरेशन होगा। देखो कंडक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ कोई सॉलिड तो सॉलिड नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी से लिक्विड के फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्वेटिंग जो हो रही है, इसलिए हमने क्यू कन्वेक्टिव लिखा। अब बॉडी खुद रेडिएट कर रही है इसलिए क्यू रेडिएटिव लिखा, और ये लिक्विड जो है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं इसलिए उसको इवापोरेटिव लिखा। तो आपको ये याद रखना है कि जो कन्वेक्टिव है और जो रेडिएटिव है ये दोनों सेंसिबल होंगे, लेकिन इवापोरेटिव जो है वो लेटेंट हीट होगा। और लास्ट में क्या है, तो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो आपको पता ही है कि हीट लॉस क्या होता है, तो वहाँ पे आपने एच ए इंटू डेल्टा टी लिखा था, यहाँ पे एच की जगह पे यू ए डेल्टा टी होगा। यू क्यों, क्योंकि बॉडी का खुद का एक फिक्स क्या बोलते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो हम अलग अलग लेते हैं और सबको कंबाइन कर लेते हैं,
इसलिए बोला जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू बॉडी सरफेस एरिया इनटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। चलिए ये उसी के बारे में है, ये आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आता है कि हीट लॉस बाय इवेपोरेशन क्या होगा। तो हीट लॉस बाय इवेपोरेशन जो उसने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द स्किन सरफेस एंड द सराउंडिंग एयर। तो ये क्या होगा, तो Q इवेपोरेटिव इज इक्वल टू Cv इंटू ए Ts माइनस Pv इंटू HFT इंटू Cc। ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट in kg of water evaporation per unit surface area, skin surface area, saturation, vapor pressure of surrounding, latent heat of vaporization, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद फैक्टिंग अफेक्टिंग अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर फ्लो। तो ये आपको जनरली याद करना है, इसलिए इसमें कुछ भी अपनी स्टोर में नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आता है इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज that temperature of standard air means 100-degree relative humidity at which the subject would experience the same feeling of comfort as experienced in actual unsaturated environment। ठीक है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम पे जो सब्जेक्ट कैसा फील कर रहा है वैसे ही वो कुछ एक्चुअल अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में जो फील कर रहा है उसके the degree of comfort that is told or felt by our body depends mainly on the factor as diver temperature, relative humidity, and air velocity. In order to evaluate the combined effect of these three factors, the term effective temperature is employed. ठीक है, effective temperature denotes sensor sheet level and it is indicates of thermal condition। अभी आपको याद रखना है कि भाई तीन चीजें जरूरी है, ड्राइवर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी। और ये तीनों फैक्टर्स को जो मेजर करते हैं उसे हम इफेक्टिव टेम्परेचर का नाम देते हैं। और ये उसकी डेफिनेशन देता है। ये देखिए, ये आपको जनरली बनाने के पुस्तक है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि नीचे आपका ड्राइवर टेम्परेचर है, ये जो फ्लो हो रहा है ये आपका वेटबल टेम्परेचर है। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है और ऊपर से ये जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ एयर। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर आपका ड्राइवर टेम्परेचर और आपका वेटबल टेम्परेचर मिलकर जो बनाते हैं उस चार्ट को हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर चार्ट करते हैं। चलो इसके बाद आता है आपका कंफर्ट चार्ट। तो कंफर्ट चार्ट कुछ इस तरीके का रहता है जो आपको याद रखना है। इसमें क्या है, तो ये जो जोन दिखा रहा है ना, ये जोन आपका कंफर्ट जोन है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन का आंसर है। आपका इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, समर सीजन में वो कितना टेम्परेचर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, विंटर सीजन में वो कितना होगा, और नंबर ऑफ पीपल्स फीलिंग कंफर्टेबल कैसे होगा, मतलब कितना कंफर्टेबल रहेंगे वो। इस बेसिस पे हमें एक कंफर्ट जोन दिखाई देता है। ये कौन से स्केल में बनता है, तो आपको बोलना है WBT एंड DBT के स्केल में बनता है। तो ये अगर कंफर्ट चार्ट जो है आपको याद करना है। इसके बाद आता है फैक्टर्स गवर्निंग इफेक्टिव टेम्परेचर। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो आपको पहले पता है क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस। मतलब क्लाइमेट और सीजनल डिफरेंस का मतलब क्या कि बादल लगे हुए हैं नहीं लगे हैं, विंड वेलोसिटी कितना है, कितना डिग्री हॉट है कोल्ड है, वो चीज़ों के बारे में। देखो इसमें बोला है कि ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर इज 19 डिग्री इन विंटर, where is in summer it is around 22 degrees।
उसके बाद क्लॉकिंग, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब किसी भी कंडीशन में आप कितना टाइम बिताते हैं उसके ऊपर भी आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। काइंड ऑफ एक्टिविटी, अगर आप मूवी देख रहे हैं कि जॉगिंग करते हैं। एज एंड सेक्स, आपकी उम्र कितनी है, आप मेल हैं फीमेल हैं चाइल्ड हैं गर्ल है बॉय है, इन सब का इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट, कितने लोग हैं और सबकी भी हेल्थ इस हिसाब से। उसके बाद एयर वेलोसिटी, ठीक है। ये वो सारी कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आपका इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।